नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख करके अंदाजा लगा चुके हैं, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तीसरे चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी तक हम लोगों ने अपनी इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जर्नी में टोटल 2 चैप्टर पढ़े हैं, जहां पर सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज को अंडरस्टैंड किया था, या मैं कहूं इसके फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड किया था। अब आज की क्लास में हम लोग क्योंकि तीसरे चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, तो हमें समझना है मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है, इन मॉडल्स के कितने टाइप होते हैं, जो अलग अलग टाइप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, अलग अलग टाइप आपको प्रोवाइड किए गए हैं। उन टाइप्स के अंदर आपको थोड़ा डिटेल में जाकर के एक एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और समझना है क्यों ये मॉडल बनाए गए और एग्जैक्टली किस तरीके से इनका इंप्लीमेंटेशन होता है। तो आज की क्लास का एजेंडा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर रहेगा। हम लोग मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझने वाले हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज को अंडरस्टैंड किया है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितनी भी वो थ्योरीज हम लोगों ने अपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, उन थ्योरीज का जो इंप्लीमेंटेशन है ना, इस बात पर डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री एग्जैक्टली कौन से गवर्नेंस मॉडल को फॉलो करता है। अब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल हैं, 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करते हैं, एक दूसरा फैक्टर रहता है उस देश की इकोनॉमी। यानी आप लोग इन शॉर्ट में ये कह सकते हैं, सर सबसे पहला जो हमारा फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, कंट्री वाला रहेगा, और दूसरा फैक्टर क्या रहेगा, आपका इकोनॉमी वाला रहेगा। मानी आपके देश की कंडीशन क्या है, किस तरीके की कंट्री से आप लोग ताल्लुकात रखते हैं, और आपकी वहां की इकोनॉमी क्या है। इस बिहा पे हम लोग एक पर्टिकुलर मॉडल को अडॉप्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर मॉडल के अकॉर्डिंग हमें पर्टिकुलर थ्योरीज का इंप्लीमेंटेशन देखना पड़ता है। समझ में आया? तो बहुत बेसिक लेवल पे आपको समझना है कि सर जो कंट्री टू कंट्री और इकोनॉमी टू इकोनॉमी कॉर्पोरेट मॉडल्स बदल जाते हैं। यानी कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिफॉर्म नहीं है। हर एक आपकी कंट्री का हो सकता है डिफर कॉर्पोरेट मॉडल हो और वहां पे वो अलग थ्योरी पे इंप्लीमेंटेशन करते हो। ठीक है, तो बहुत बेसिक लेवल पे आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। और अगर आप लोग सिमेट्रिक वे में समझना चाहते हैं, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि सर जब भी आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस डज नॉट फॉलो, क्या फॉलो नहीं करता, एक सिंगल पैटर्न अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया के अंदर एक सेम पैटर्न पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होता है, पैटर्न बदल जाता है। पैटर्न बदलता है कुछ परमानेंट फैक्टर्स के ऊपर, जहां पे मैंने आपको बताया किसी भी देश की बात होती है, कंट्री टू कंट्री भी बदल जाता है, इकोनॉमी टू इकोनॉमी भी बदल जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। प्लस में आपके वहां पे एग्जैक्टली ओनरशिप का क्या स्ट्रक्चर है, इस बेस पे भी कॉर्पोरेट मॉडल बदल जाता है। आपका लीगल सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इस बिहा पे भी आपका कॉर्पोरेट मॉडल बदल जाता है। और सबसे जरूरी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो शेयर होल्डर्स होते हैं, दूसरा कौन होता है, स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहा पे भी कॉर्पोरेट मॉडल डिफर करते हैं। लास्ट एंड फाइनल एग्जैक्टली आपका मार्केट डेवलपमेंट किस तरीके का है, इस चीज पर भी आपके कॉर्पोरेट मॉडल डिफर करते हैं। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक ही तरीके का एक सिंगल कॉर्पोरेट मॉडल फॉलो नहीं किया जाता है, डिफरेंट कॉर्पोरेट मॉडल चलते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये डिपेंड करते हैं आपकी कंट्री के ऊपर, जो मैंने अभी बताया ना, अलग अलग फैक्टर है हमारे पास। आप लोग क्या कह सकते हैं, सर आपकी कंट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी देश की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके ओनरशिप स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके लीगल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और लास्ट एंड फाइनल मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इन तमाम पैरामीटर के बिहा पे कॉर्पोरेट मॉडल्स बदल जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर टोटल ऐसे तो बहुत सारे, क्योंकि हमारे अगर
अगर दुनिया की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 192-194 कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हर जो कंट्री है अपना एक कॉर्पोरेट मॉडल फॉलो करेगा तो यहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट मॉडल्स एग्जिस्ट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। मेजरली अगर आप लोग देखेंगे ना और टाइप ऑफ कॉर्पोरेट मॉडल्स की बात करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपके टोटल 4 टाइप्स के कॉर्पोरेट मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके आपके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस और संभावना बहुत ज्यादा रहती है। सर ये 4 तरीके के कॉर्पोरेट मॉडल्स कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो कॉर्पोरेट मॉडल एग्जिस्ट करता है ना तो इसको कहते हो आप लोग एंग्लो सेक्शन मॉडल। सबसे पहला जो आपका मॉडल रहेगा उसको आप लोग किस नाम से जानते हो, उसको आप लोग एंग्लो सेक्शन मॉडल के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग दूसरे मॉडल को जानते हो, दूसरे मॉडल को जानना चाहते हो तो इसको आप लोग जर्मन मॉडल के नाम से जानते हो। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर ये आपका जर्मन मॉडल हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न में आप लोग क्या कहेंगे, आपका एक तीसरा मॉडल होता है जिसको आप लोग जापानीज मॉडल के नाम से जानते हो। तो तीसरा मॉडल कौन सा हो जाएगा, जापानीज मॉडल हो जाएगा। और चौथा हमारे इंडिया का भी है और यहां पे आप लोग याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, इंडियन मॉडल हो जाएगा। और इंडियन मॉडल के अंदर भी आपको 2 डाइवर्सिफिकेशन, 2 क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है। पहला तो आप लोग एंशिएंट की बात करते हैं जो पुराने टाइम में फॉलो होता था, और दूसरा क्या रहेगा आपका जो मॉडर्न है। क्लियर है, तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जो आपका दूसरा इंडियन मॉडल है वो किस कैटेगरी में आएगा, मॉडर्न इंडियन मॉडल की कैटेगरी में आएगा। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर द 4 मेजर टाइप ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल, जहां पर पहला नाम किसका आता है, एंग्लो सेक्शन का आता है, जर्मन मॉडल का आता है, जापानीज मॉडल का आता है, इंडियन मॉडल का चौथा नंबर आता है। और यहाँ पे 2 तरीके हैं इंडियन मॉडल के अंदर, एक आपका एंशिएंट मॉडल होता है, एक आपका मॉडर्न मॉडल होता है। अब होता क्या है कि इनके और भी नाम है, जैसे अगर आप लोग एंग्लो सेक्शन मॉडल की बात करते हैं तो इसको एंग्लो अमेरिकन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे इनके डिफरेंट नाम भी है, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये मॉडल है अपने आप में काफी अहम हो जाते हैं, काफी जरूरी हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इस लेक्चर को 2 पार्ट में ब्रेक करने वाले हैं, थोड़ा डिटेल में जाकर के पढ़ लेंगे और इन चारों के अंदर से आपको एक मॉडल आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा, इररिस्पेक्टिव कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हैं। अगर आपके सिलेबस के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस डाला गया है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम का चैप्टर आपके यहाँ पे डाला गया है तो डेफिनेटली इन चारों मॉडल्स में से आपको एक आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 मॉड्यूल को एक बार पढ़ लेंगे और 2 मॉड्यूल को हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। यानी कि एंग्लो सेक्शन मॉडल और जर्मन मॉडल में आज की क्लास के अंदर कवर करा दूंगा, बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ने वाले हैं। जापानीज मॉडल और इंडियन मॉडल हम लोग कल कर लेंगे ताकि हमारा एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और आपको ज्यादा कुछ एक साथ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े लेकिन क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करें। समझ में आया? तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको एक बेहतर क्लैरिटी मिला होगा आपके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल को लेकर के। और यहां पर देखिए लिखा भी हुआ ब्रॉडली देयर आर द 4 मेन मॉडल्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कितने मेन मॉडल है? 4 मेन मॉडल हैं जिनको हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस कर लिया है। अब हम शुरुआत करते हैं आपके पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल की, जिसका टाइटल क्या है जिसका टाइटल क्या है, एंग्लो अमेरिकन मॉडल। ध्यान रखिएगा इसको 3 नाम से जाना जाता है, एंग्लो अमेरिकन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, एंग्लो सेक्शन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पे इस मॉडल के अंदर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, शेयर होल्डर्स को दी जाती है। दैट्स व्हाई इसको किस नाम से जाना जाता है, शेयर होल्डर्स मॉडल्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, ये वही है जो अभी अभी मैंने आपको लिखा था, इसको किस नाम से जान रहे थे आप लोग, एंग्लो सेक्शन मॉडल के नाम से भी जान रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है 3 अलग अलग नाम है और तीनों में से कोई भी आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस के अंदर डाला गया है। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम से ही आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं एंग्लो अमेरिकन, क्या कहते हो आप लोग, एंग्लो अमेरिकन मॉडल। तो एंग्लो अमेरिकन मॉडल या एंग्लो जो सेक्शन मॉडल है वो मेजरली किस कंट्री के अंदर फॉलो किया जाता है, अमेरिका के अंदर फॉलो किया
जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है। अमेरिका माने जिसको आप लोग यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ध्यान रखिएगा, न केवल अमेरिका बल्कि अगर आप लोग यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, यानी कि आप लोग यूके की बात करते हैं, अगर आप लोग कनाडा जैसी कंट्री की बात करते हैं, और अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया जैसी कैटेगरी की बात करते हैं, ये माय डियर फ्रेंड्स कुछ ऐसी कंट्री है जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आपका एंग्लो सेक्शन मॉडल ही फॉलो किया जाता है। अब यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, ये ऐसी कंट्रीज है या ये एक ऐसा मॉडल है जहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कंट्री इसको इंप्लीमेंट करती है, फॉलो करती है, वो कहीं ना कहीं वो कंट्री है ना, वो कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हैं मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी को फॉलो करती है। एक शब्द मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पे मैं आपका स्टार लगा के लिख रहा हूं, इसको क्या कह रहा हूं, मैंने आपका एक शब्द लिखा है, दैट इज द मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। क्लियर है? आप लोग क्या कहेंगे? मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। अब सर ये क्या होता है मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी? सर यहां पे काफी कुछ हद तक मार्केट डिसाइड करती है, आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तो ऐसी कंट्रीज जो होती हैं उनको क्या कहते हो? मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी कहते हैं। और जहां पर भी मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी होता है ना, जस्ट लाइक अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है माय डियर फ्रेंड्स जहां पर आप लोग किसको फॉलो करते हो? एंग्लो सेक्शन मॉडल को फॉलो करते हो, एंग्लो अमेरिकन मॉडल को फॉलो करते हो। और याद रखिएगा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, शेयर होल्डर मॉडल को फॉलो करते हो। समझ में आया? क्योंकि यहां पे इस मॉडल के अंदर हमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे किसको रखना है? शेयर होल्डर्स को रखना है। तो सारा का सारा ध्यान इस मॉडल के अंदर हमें कहां पे कंसंट्रेट करना है? शेयर होल्डर्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है। समझ में आया? अब हम इसके बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, एंग्लो सेक्शन मॉडल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ए सिस्टम इन विच, ध्यान रखिएगा, जो कोई भी कंपनी है जो आपके एंग्लो सेक्शन मॉडल को फॉलो करती है, उसका प्राइमरली फोकस कहां पे होता है? इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स के अंदर होता है, और किस तरीके से उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, पूरा का पूरा एजेंडा ये होता है। समझ में आया? यानी कि हम लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा केवल और केवल जो फोकस है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के ऊपर है, कहीं ना कहीं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर है। और ये जो प्रॉफिट है और ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, ये किसके रिस्पेक्टिव में बात कर रहा हूं मैं? इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर के रिस्पेक्टिव में बात कर रहा हूं। समझ में आया? यानी आप लोग ये कह सकते हैं, एंग्लो सेक्शन मॉडल एक ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम होता है जिसके अंदर कंपनी मैनेज्ड की जाती है प्राइमरली इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। याद रखिएगा, यहां पे किसके जो आपके इंटरेस्ट को प्राइमरली फोकस या प्रायोरिटी पे रखा गया है? आपके शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्राइमरी फोकस पे रखा गया है। और अगर आप लोग इसके मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ। क्लियर है? तो यहां पे हमें किसको मैक्सिमाइज करना है? शेयर होल्डर के जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना है। इसी तरीके से जो जर्मनी है, जर्मन मॉडल है, जर्मन मॉडल के अंदर न केवल आप लोग शेयर होल्डर की बात करते हैं, बल्कि वहां पे प्रायोरिटी पे रखा जाता है स्टेक होल्डर्स को, जिसका मीनिंग हम लोग अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, अभी भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जर्मन मॉडल के अंदर आपके शेयर होल्डर्स के साथ साथ आप लोग स्टेक होल्डर की प्रायोरिटी को भी ध्यान में रखते हो, उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हो। लेकिन अगर आप लोग एंग्लो सेक्शन मॉडल की बात करते हैं तो पूरा का पूरा मामला आपका शेयर होल्डर कंसंट्रेटेड रहेगा, इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहां पे हमारा एक ही टारगेट रहेगा कि किसी भी तरीके से शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना है, और किसी भी तरीके से नॉट इन द रेफरेंस ऑफ द अनएथिकल वे, वी आर टॉकिंग विद एथिक्स, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन। ठीक है? इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब यहां पे काफी अहम जानकारी ये भी है जिसको आपको एग्जाम के अंदर जरूर नोट करके आना है। इन दिस मॉडल ओनर शेयर होल्डर होता है। ठीक है? ओनर का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर से आर सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजर। काफी इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका ओनर है वो किससे जुदा होता है? मैनेजर से जुदा होता है। समझ में आया? दैट्स व्हाई आप लोग क्या कह सकते हो? मार्केट फोर्सेस प्ले ए स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग रोल। समझ में आया? मैंने बताया भी था, यहाँ पे मार्केट क्या करती है? स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग रोल प्ले करती है, नोट द गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है, इस लाइन में मैंने आपको समझाया था। एंड ट्रांसपेरेंसी एंड द डिस्क्लोजर
आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके के जो मॉड्यूल होते हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। समझ में आया? तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा। एंग्लो सेक्शन मॉडल, शेयर होल्डर मॉडल या एंग्लो अमेरिकन मॉडल का अपना क्या मीनिंग होता है और किस तरीके की कंपनी इस मॉडल को फॉलो करती है, कौन सी मार्केट इस मॉडल को एग्जीक्यूट करती है और क्या इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, किस बात को एक ख्याल में, जहन में और ध्यान में रख करके काम करती है। समझ में आया? अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेन फिलोसफी ऑफ दिस मॉडल, तो आप लोग ये नहीं कह सकते हैं, अगर आप लोग फिलोसफी की बात करते हैं तो क्या ये नहीं कह सकते कि सर हमें इंक्रीज करना है प्रॉफिट को, हमें इंक्रीज करना है शेयर प्राइस को, हमें प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को या शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को। ये किसका मेन एजेंडा है? ये बेसिक फिलोसफी है किसकी? इस मॉडल की। समझ में आया? ये बात आपको अपने ख्याल में और ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा ध्यान रखिएगा अदर स्टेक होल्डर्स। अब आप अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी क्लियर किया था आपको सर स्टेक होल्डर्स के अंदर क्या क्या आता है। अगर आपको याद हो तो हमने थ्योरी जो पढ़ी थी ना, वहां पे भी मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया था सर स्टेक होल्डर्स के अंदर जैसे आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के आपके इंप्लॉइज आ गए हैं, आपकी सोसाइटी आ गई है, ठीक है ना। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की क्या आ गई है, सोसाइटी। आप लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी आ गई है। इसके अलावा आप लोग जैसे क्रेडिटर मान लीजिए या फिर बैंक्स मान लीजिए, ये तमाम एग्जाम्पल किसके हैं, ये आपके स्टेक होल्डर के हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्टेक होल्डर्स आर इंपोर्टेंट, जरूरी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखा जाता है, शेयर होल्डर को रखा जाता है। That's why we can say this model is also known as the shareholder model। समझ में आया? वेरी क्लियर, सिंपल, आसान लैंग्वेज में मैंने कोशिश की है चीजों को आपके सामने रखने की और आपको समझ में भी आया होगा। यहां तक हमने दो बातों पर चर्चा कर ली। एंग्लो सेक्शन मॉडल को अच्छे से समझ लिया, इसकी बेसिक फिलोसफी को आप अच्छे से समझ लिया। अब अगर आप लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो काफी इंपॉर्टेंट, जरूरी और अहम जानकारी मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूं। किसी भी मॉडल के अंदर आपको ओनरशिप स्ट्रक्चर को जरूर पढ़ना है। ओनरशिप स्ट्रक्चर जरूर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आप लोग मेक श्योर करके इसको अच्छे से समझिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या कहता है। यहाँ पे आपका शेयर होल्डर मेन रोल प्ले करता है, लेकिन जो शेयर होल्डर की अगर आप लोग बात करते हैं और अगर आप लोग ओनरशिप की बात करते हैं तो ओनरशिप को यहाँ पे कहा गया है हाईली डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है, देखिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे छोटे छोटे अलग अलग मैक्सिमम इन्वेस्टर एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां पे जो कंट्रोल है कंपनी का किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास नहीं होता है, शेयर होल्डर के पास नहीं होता है, इन्वेस्टर के पास नहीं होता है। यानी कि यहां पर हुआ क्या है कि अलग अलग इन्वेस्टर आकर के कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे हिस्से में, मेजर स्टेक्स किसी के पास नहीं है। तो इस तरीके की जो ओनरशिप है ना, उसको हाईली डिस्पर्स्ड ओनरशिप कहा जाता है। और ये सेम काम आपको अमेरिकन मॉडल के अंदर, शेयर होल्डर मॉडल के अंदर, एंग्लो अमेरिकन मॉडल के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि एंग्लो अमेरिकन मॉडल के अंदर आप लोग बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कह सकते हैं आपकी जो ओनरशिप है वो हाईली डिस्पर्स्ड होती है। हाईली डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है, थाउजेंड ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर्स यहां पे एग्जिस्ट करते हैं। नंबर वन बात, कोई भी सिंगल ओनर हैज फुल कंट्रोल नहीं होता है एंड प्रोफेशनल मैनेजर्स कंपनी को रन करते हैं। ये काफी अहम जानकारी है, समझ में आया ना। क्योंकि शेयर होल्डर के पास अगर मेजॉरिटी स्टेक्स होता तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरीके से अपना इंटरफियर करता, लेकिन यहाँ पे जब आप एंग्लो अमेरिकन मॉडल को फॉलो करते हैं तो कंपनी को कौन चलाते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स रन करते हैं। क्योंकि छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, किसी के पास भी मेजर स्टेक्स नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव अ नीड टू ए प्रोफेशनल मैनेजर, ठीक है, टू रन द कंपनी। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो ओनरशिप स्ट्रक्चर बहुत अहम, जरूरी और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलोंग विद आप याद रखिएगा इसकी वजह से हुआ क्या है, जो ओनरशिप है ना, ओनरशिप, क्योंकि ओनरशिप बहुत डिस्पर्स्ड है। ओनरशिप कैसी है आपकी, अभी अभी मैंने आपको पढ़ा है ना, ओनरशिप क्या है आपकी, डिस्पर्स्ड है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, ओनरशिप अगर आपकी डिस्पर्स्ड है और कंट्रोल आपके इन्वेस्टर के हाथ में नहीं है, प्रोफेशनल मैनेजर्स के हाथ में है, तो आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो ओनरशिप है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है कंट्रोल से, क्योंकि कंट्रोल तो प्रोफेशनल मैनेजर के पास है और ओनरशिप डिस्पर्स्ड हो चुकी है। दैट्स व्हाई हम लोग ये कह सकते हैं
हैं सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप एंड द कंट्रोल। कंट्रोल और ओनरशिप का सेपरेशन हो जाता है, जहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा एक एजेंसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। समझ में आया? अब यहां पे देखिएगा, सो गवर्नेंस मैकेनिज्म, यहां पे हमें क्या जरूरत होती है? गवर्नेंस मैकेनिज्म की जरूरत होती है। समझ में आया? क्योंकि एंग्लो अमेरिकन मॉडल के अंदर बच्चा आपका जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो हाईली डिस्पर्स्ड होता है। सभी जो इन्वेस्टर है उनके पास स्मॉल स्मॉल स्टेक्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, किसी एक व्यक्ति के पास मेजर स्टेक्स नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई जो कंट्रोल है एक प्रोफेशनल मैनेजर के हाथ में होता है, वही कंपनी को रन करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं? देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द ओनरशिप एंड द कंट्रोल। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। यहाँ पे क्या होता है? शेयर होल्डर होता है, आपके अपॉइंट करते हैं या इलेक्ट करते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को, फिर आपका मैनेजमेंट आता है, और यहाँ पे आप लोग कंपनी परफॉर्मेंस की बात करते हैं और स्टॉक मार्केट रिएक्शन की बात करते हैं। ये फ्लो चार्ट आपको बना के आना है अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर एंग्लो अमेरिकन मॉडल पूछा जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द एंग्लो अमेरिकन मॉडल। अब इतनी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली, तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया इसके अंदर कोई ना कोई लिमिटेशन भी होगा। तो यस, इसके अंदर काफी लिमिटेशन है, जिनको अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। कुछ 4 लिमिटेशन मैंने लिखी हुई है यहां पे, क्योंकि हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्रॉफिट कमाना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है। तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इग्नोर कर दी जाती है। और याद रखिएगा यहां पे मेजरली हमारा फोकस होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर। और याद रखिएगा क्योंकि यहां पे मैनेजमेंट प्रेशर फॉर द क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट का प्रेशर होता है क्वार्टरली रिजल्ट के लिए, और इंप्लॉइज इंटरेस्ट लेस प्रोटेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे स्टेक होल्डर की बात नहीं होती, शेयर होल्डर की बात होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। समझ में आया? तो यहां तक ये आपका कंप्लीट मॉडल हो जाता है। इससे बाहर ना आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है, ना लिखने की जरूरत है, ना अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर आपको एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो फटाक से सारी बातें सिस्टमैटिक वे में एकदम बढ़िया राइटिंग के साथ, बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ अगर आप लोग लिख के आएंगे ना, तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। और समझाने की बात मेरी कोशिश थी, उम्मीद मैं ऐसा कर भी सकता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये पहला मॉड्यूल था जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा हुआ था। अब हम बात करने वाले हैं आपके सेकंड मॉडल की, जिसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। सेकंड मॉडल है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपका एक स्लाइड के अंदर पूरा मामला सेट कर दिया है, माने एक्सट्रैक्ट। अगर आप लोग क्विक रिवीजन करते हैं ना, तो आप लोग क्या कहेंगे? मोस्टली ये कहां पे फॉलो किया जाता है? यूनाइटेड स्टेट के अंदर और यूनाइटेड किंगडम के अंदर फॉलो किया जाता है। इसका मेन फोकस क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ, शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। यहां पे क्या लिखा हुआ है? ओनरशिप इज वाइडली डिस्पर्स्ड, स्मॉल स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स की हमें कंपनी को रन करने के लिए जरूरत होती है, और स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट कंट्रोल होता है। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंट द शेयर होल्डर्स, यहां पे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नेंस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है? शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं बोर्ड को। जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा ना, यहाँ पे शेयर होल्डर हैं वो क्या करते हैं? शेयर होल्डर किसको इलेक्ट करते हैं? आपके बोर्ड को। और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर किसको चूज करता है? मैनेजमेंट को, ठीक है ना। और यहाँ पे बोर्ड्स मॉनिटर मैनेजमेंट, बोर्ड्स किसको मॉनिटर करता है? मैनेजमेंट को। एंड मार्केट फोर्स डिसिप्लिन कंपनीज, ठीक है ना, ये काफी अहम बात है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट इंक्रीज करना, शेयर की वैल्यू को इंक्रीज करना। एग्जांपल क्या है? लार्ज लिस्टेड कंपनीज विद द पब्लिक ओनरशिप, ठीक है। जो भी लार्ज लिस्टेड कंपनी है जहां पे पब्लिक ओनरशिप होता है, तो वहां पे आपका डिस्पर्स्ड हो गया ना ओनरशिप, तो वो जो एग्जांपल है वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? आपकी एंग्लो अमेरिकन मॉडल, शेयर होल्डर मॉडल या एंग्लो सेक्शन मॉडल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड मॉडल की। याद रखिएगा ये आपका कौन सा मॉडल रहने वाला है? सेकंड मॉडल रहने वाला है, जिसको आप लोग जर्मन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। नाम से ही पता चल रहा है मेजरली जर्मन के अंदर इसका फॉलो एक तरीके से स्ट्रांगली किया जाता है। अब इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है जर्मन के अंदर, जर्मन मॉडल के अंदर स्टेक होल्डर्स को काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी माना जाता है। तो आप लोग इसको क्या कह सकते हो? आप लोग कह सकते हो सर इसका जो
आपका मेजरली एक और नाम होता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं सर, ये आपका स्टेक होल्डर मॉडल होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, इसको किस नाम से जाना जाता है, स्टेक होल्डर मॉडल के नाम से जाना जाता है। अलोंग विद, यहां पे लिखा भी हुआ है, स्टेक होल्डर मॉडल के नाम से जाना जाता है। अलोंग विद टू टीयर बोर्ड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। काफी बार पेपर में आता है, टू टीयर बोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन करें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। यहां पे इसी का ही नाम, जो आपका जर्मन मॉडल है, उसी का ही नाम क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। क्योंकि यहां पर न केवल शेयर होल्डर बल्कि स्टेक होल्डर को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, तो इस बात को आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना है, समझ में आया। और यहां पे क्योंकि आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर भी आ जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, वहां पे वो मिसिंग था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लोग ध्यान देंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर आप लोग बात करते हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर भी यहां पे आ जाता है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी इस मॉडल के अंदर सामने आता है। अब हम बात करते हैं मेजर बातों की, ध्यान दीजिएगा। German model of the corporate governance is a system in which the company is governed not only for the shareholder, केवल shareholder के लिए govern नहीं होती है, but also for the employees, for the banks, for the creditors, for the society, जिसको आप लोग क्या कहते हो, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, इन सबको हम लोग my dear friends आपके स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये काफी अहम जानकारी मैंने आपको दी है। यहां पर शेयर होल्डर्स के साथ साथ स्टेक होल्डर के एरिया ऑफ इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है, उनके लिए एक कंपनी गवर्न की जाती है, प्लस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, समझ में आया। अनलाइक द एंग्लो सेक्शन मॉडल जहां पे शेयर होल्डर फोकस होता था, दिस मॉडल बिलीव कंपनी इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। यहां पे कंपनी को कैसे माना जाता है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव केवल प्रॉफिट मशीन नहीं होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, बल्कि यहां पर हमारे पास प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ध्यान रखिएगा, देखिए प्रॉफिट तो होगा ही होगा, प्लस में हमारे पास कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहने वाली है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारा जो इंप्लॉयज वेलफेयर है, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आपके इंप्लॉयज वेलफेयर का भी अपना एक रोल होता है, समझ में आया। अब यहाँ पे अगर आप लोग बेसिक फिलोसफी की बात करेंगे, तो मैंने बताया था यहाँ पे, अभी अभी मैंने क्लैरिटी भी किया है, प्रॉफिटेबिलिटी एक एस्पेक्ट है, इंप्लॉयज का वेलफेयर दूसरा एस्पेक्ट है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी तीसरा एस्पेक्ट है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर फोकस किया जाता है। अगर आप लोग ध्यान देंगे, तो आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, तो मैंने लिखा हो शायद से, आई थिंक यहाँ पे देखिए, हाँ, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट फोकस होता है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या रहता है, आपका शॉर्ट टर्म फोकस रहता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर फोकस रहता है। यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात नहीं हुई है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात हुई है, प्लस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक अलग एस्पेक्ट रहने वाला है। यानी कि जैसे एंग्लो अमेरिकन मॉडल का केवल बुनियादी जो मामला है, वो किससे जुड़ा हुआ था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर से जुड़ा हुआ था, वही यहां पर हम लोगों को शेयर होल्डर्स के साथ साथ स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी प्रॉफिटेबिलिटी, एम्प्लॉयज का वेलफेयर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी along with the economic development, these are the main philosophy of this model। समझ में आया। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं, आप लोग ये कह सकते हैं, हमें बैलेंस करना है इंटरेस्ट ऑफ द ऑल शेयर होल्डर अलोंग विद द स्टेक होल्डर। समझ में आया, हमें शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को भी बैलेंस करके चलना है, समझ में आया, अलोंग विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके के मॉडल क्या कहलाते हैं, टू टीयर बोर्ड मॉडल कहलाते हैं, या स्टेक होल्डर मॉडल कहलाते हैं, जर्मन मॉडल कहलाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता देता हूं, अगर आप लोग टू टीयर बोर्ड मॉडल की बात करते हैं, तो इन दो टीयर का क्या मतलब होता है, ये आप लोग एक बार फटाफट से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे होता क्या है, टू टीयर मॉडल के अंदर ये जो आपका टू टीयर है ना, ये इसकी यूनिक फीचर मानी जाती है। क्या मानी जाती है, यूनिक फीचर मानी जाती है, और इसी की वजह से इसको हार्ट ऑफ द जर्मन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहा जाता है। क्लियर है, हार्ट ऑफ कॉर्पोरेट क्या कहते हो आप लोग, हार्ट ऑफ जर्मन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हो। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, टू टीयर का मतलब क्या है, यहाँ पे दो तरीके के बोर्ड होते हैं। कितने तरीके के बोर्ड होते हैं, दो तरीके के। एक को ऊपर वाला बोर्ड कहते हैं, दैट्स व्हाई इसको किस नाम से जाना जाता है, अपर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग क्या कहते हैं, एक आपका क्या रहेगा, अपर बोर्ड रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका लोअर बोर्ड रहेगा।
रहेगा। तो आप लोग क्या कहते हैं सर, आपका एक अपर बोर्ड होता है, मैंने लिख दिया है, देख लीजिए, एक क्या होता है आपका लोअर बोर्ड होता है। और अगर आप लोग बात करते हैं लोअर बोर्ड की और अपर बोर्ड की, वो अपर बोर्ड का मेन काम क्या होता है, सुपरविजन का काम होता है। किसका होता है, सुपरविजन का काम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहेंगे आप लोग, सुपरविजन का काम होता है। और लोअर मॉडल का मतलब होता है मैनेजमेंट का काम होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दैट्स व्हाई जो अपर मॉडल है उसको किस नाम से जाना जाता है, सुपरवाइजरी बोर्ड के नाम से जाना जाता है। और जो लोअर मॉडल है उसको मैनेजमेंट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये दो टीयर बना दिए, दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ जर्मन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो ये दो मॉडल, दो क्या है, टीयर है, याद रखिएगा। अगर आप लोग सुपरविजन की बात करते हैं, सुपरवाइजर बोर्ड या अपर बोर्ड की बात करते हैं, तो इसके मेन फंक्शन क्या है, अपॉइंट करना किसको, मैनेजमेंट बोर्ड को। समझ में आया, पहला काम किससे जुड़ा हुआ है, अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है। किसके अपॉइंटमेंट की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैनेजमेंट बोर्ड के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। एंड मॉनिटर्स कंपनीज परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, मेजर डिसीजंस को अप्रूवल देना, एंड रिप्रेजेंट करना स्टेक होल्डर्स को। किसको रिप्रेजेंट करना, स्टेक होल्डर्स को। ये किसके मेन फंक्शन है, आपके सुपरवाइजर बोर्ड के फंक्शन है। और अगर आप लोग कंपोजिशन की बात करते हैं, शेयर होल्डर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एंड एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इसको याद रखिएगा। वर्कर लीगली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस, काफी अहम जानकारी है। वर्कर्स लीगली पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस के अंदर, इसको कहा जाता है को डिटर्मिनेशन सिस्टम। काफी जरूरी है, ये लाइन अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, लिख के आनी है, जरूरी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं मैनेजमेंट बोर्ड की या लोअर बोर्ड की, तो अगर आप लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं तो डेली ऑपरेशंस को एक तरीके से हैंडल करना, बिजनेस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना, एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट को देखना, एंड कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। ये तमाम तरीके की चीजें कहाँ पे आती हैं, टीयर 2 के अंदर आती है, मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर आती है, लोअर बोर्ड के अंदर आती है। और याद रखिएगा, मैनेजमेंट बोर्ड कैन नॉट सिट इन द सुपरवाइजरी बोर्ड, काफी अहम जानकारी है। मैनेजमेंट बोर्ड है वो सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर सिट नहीं कर सकता है। सो क्लियरली सेपरेशन ऑफ द कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट, माने कंट्रोल किसके पास होता है, सुपरवाइजरी बोर्ड के पास होता है, और जो आपका मैनेजमेंट है वो किसके पास होता है, वो आपके लोअर बोर्ड के पास होता है। तो देयर इज ए सेपरेशन, देयर इज ए लेयर। ठीक है, दोनों के बीच में एक लेयर आ जाती है जो इन दोनों को आपस में क्या करती है, जुदा करती है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द जर्मन मॉडल, जिसको आप लोग स्टेक होल्डर मॉडल के नाम से भी जानते हो, अलोंग विद इसको 2 टीयर बोर्ड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सुपरवाइजरी बोर्ड होता है जहां पर कौन कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, अलोंग विद एम्प्लॉयज होते हैं। यहां पे कंट्रोल किसके हाथ में, कंट्रोल होता है इनके हाथ में, और यहां पे फिर किसके पास चला जाता है, मैनेजमेंट बोर्ड के पास, और ये क्या करते हैं, रन करते हैं कंपनी को। ठीक है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, यहां पे ये आपका टीयर 2 रहेगा, ये आपका टीयर 1 रहेगा। यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे इनके पास क्या होता है, कंट्रोल होता है, किनके पास, इनके पास, ऊपर वाले के पास, नीचे वाले के पास क्या होता है, कंपनी का मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इसको 2 टीयर बोर्ड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप लोग ओनरशिप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, काफी जरूरी बात होती है, ओनरशिप यहाँ पे कंसंट्रेटेड होती है। जैसे पिछले मॉडल में डिस्पर्स्ड थी, यहाँ पे क्या होती है, कंसंट्रेटेड होती है। एंड लार्ज शेयर होल्डर, जैसे अगर आप लोग बैंक्स की बात करते हैं, फैमिलीज की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो इस तरीके के लोग यहाँ पे शेयर होल्डर की तरह काम करते हैं। नॉट वाइडली डिस्पर्स लाइक द यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी के अंदर यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के जैसे आपका डिस्पर्स मैनेजमेंट नहीं होता, डिस्पर्स नहीं होता, यहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है। और ये क्या करता है, ये अलाउ करता है स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग ऑफ द मैनेजमेंट की क्या, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग को। ठीक है, अब एक और जानकारी आपके साथ साझा कर लेता हूं, दैट इज अ गवर्नेंस अप्रोच। गवर्नेंस अप्रोच क्या होती है, यहाँ पे फोकस किस पे किया जाता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के ऊपर, अगेन वर्कर वेलफेयर के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट बात है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट बात है, सस्टेनेबल ग्रोथ, ये भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। हाँ, ये नई बात है, लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल। लिमिटेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग बोर्ड हैं, एक के हाथ में कंट्रोल है, एक के हाथ में मैनेजमेंट है, तो डिसीजन डेफिनेटली स्लो होगा, क्योंकि एक के हाथ में नहीं है ना सब कुछ। तो आप लोग क्या कह सकते हो, स्लो डिसीजन मेकिंग, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि चीजें बटी हुई हैं, लोअर फोकस ऑन द शेयर होल्डर वैल्यू, याद रखिएगा, एंड हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ द बैंक। बैंक का क्या होता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वो मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं। एंड नॉट सस्टेनेबल फॉर द फास्ट मूविंग मार्केट, ये किसके लिए नहीं होता है, फास्ट मूविंग मार्केट के लिए सस्टेनेबल नहीं होता है, जो रैपिड मूविंग फास्ट मूविंग मार्केट होती है,
ना, उनके लिए सारी चीजें नहीं होती है। तो पीछे के अगर आपने दोनों मॉडल समझ लिए ना, तो इस क्लास को समझने में आपको कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं रहने वाली है। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए अब हम समझते हैं जापानीज मॉडल को। ध्यान रखिएगा, नाम से ही आपको पता चल रहा है मेजरली ये जो मॉडल है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जापान के अंदर फॉलो किया जाता है। तभी इसका नाम क्या पड़ा है, जापानीज मॉडल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ध्यान रखिएगा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, रिलेशनशिप मॉडल के नाम से भी जानते हो, और इसका एक और तीसरा नाम भी होता है जिसको आप लोग यहां पे नेटवर्क मॉडल के नाम से भी जानते हो। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, सर जो आपका जापानीज मॉडल है ना, इसको दो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, नेटवर्क मॉडल के नाम से भी जाना जाता है और रिलेशनशिप मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। उसका भी एक बड़ा कारण है। कारण क्या है कि यहां पे हम लोग प्रॉफिट को सेकेंडरी मान करके हम लोग रिलेशनशिप बिल्डिंग में ज्यादा फोकस करते हैं, अलोंग विद हम लोग एज ए इंस्टीट्यूशन नेटवर्क बनाने में ज्यादा फोकस करते हैं। माने इस मॉडल के अंदर हमारा मेजर जो प्राइमरी फोकस रहेगा वो रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर रहेगा, अलोंग विद नेटवर्क बिल्डिंग के ऊपर रहेगा। दैट्स व्हाई हम लोग जापानीज मॉडल को किस नाम से जानते हैं, रिलेशनशिप मॉडल के नाम से भी जानते हैं और आपके नेटवर्क मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और मैंने बताया एक ऐसी कंट्री जहां पर इसको सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, उस कंट्री का नाम क्या है, जापान। जापान के अंदर इस मॉडल का काफी इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो बातें मैं अभी आपको समझाने वाला हूं वही जो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पे ध्यान रखिएगा। अब यहां पे जो रिलेशनशिप की बात होती है ना, वो रिलेशनशिप कैसा होता है, लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस किया जाता है। तो यहां से भी एक क्लैरिटी मिलेगा, जब आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रखने का कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एम रखता है ना, तो कहीं ना कहीं बैकएंड पे वो ये मान के चलता है कि हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ चलना है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और आप कह सकते हो स्टेबिलिटी की तरफ चलना है। तो ऐसे ही कीवर्ड ही है जो आपकी काफी हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने में। समझ में आया? तो आप लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स अमंग द कंपनीज। अब ध्यान रखिएगा, न केवल कंपनीज की बात हो रही है। कंपनीज का मतलब एक XYZ कंपनी है, एक PQ लिमिटेड है। अब यह व्हाटएवर प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, जो भी इनका फंडा रहता है। अब समझिए, दो कंपनीज के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कंपनीज और बैंक के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कंपनी और इंप्लॉय के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना है। मेजरली आप लोग ये कह सकते हैं कि सर जब भी आप लोग जापानीज मॉडल की बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, ये बेस्ड होता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अमंग द कंपनीज। आगे क्या है, आप लोग बैंक्स की बात कर सकते हैं, सप्लायर्स की बात कर सकते हैं, एम्प्लॉयज की बात कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये जो बैंक है, सप्लायर है और एम्प्लॉयज है, इनको आप लोग किस नाम से जानते हो, इनको आप लोग माय डियर फ्रेंड्स स्टेक होल्डर्स के नाम से भी जानते हो, जो हम लोग अपनी पिछली क्लास के दरमियान काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। रादर देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमारा यहां पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसा कोई फंडा नहीं होता है। हमारा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एम रहता है, टारगेट रहता है, गोल रहता है। समझ में आया? यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं जापानीज मॉडल आप लोग अगर चर्चा कर रहे हैं, या जापानीज मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली बेस्ड किस पे रहता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अमंग द कंपनीज, बैंक एंड द सप्लायर। लास्ट में आप किसकी बात करते हो, इंप्लॉयज की। रादर देन हम लोग किस पे फोकस करें कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर चर्चा नहीं करते। जैसे अगर आपने पहला मॉडल पढ़ा था एंग्लो सेक्शन मॉडल या एंग्लो अमेरिकन मॉडल या शेयर होल्डर मॉडल, वहां पे हमारा मेन मोटिव ही यही रहता था कि शेयर होल्डर की वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। लॉन्ग टर्म की बात नहीं थी वहां पे, शॉर्ट टर्म की बात थी। लेकिन यहां पे हमारा न केवल प्रॉफिट तो सेकेंडरी बात है, हमारा पहला जो फंडा रहेगा वो रिलेशनशिप बिल्डिंग रहेगा, नेटवर्क बिल्डिंग रहेगा। ये आपका मॉडल है और ये जहां पे फॉलो किया जाता है वो कंट्री क्या है, जापान रहने वाली है। यानी आप लोग ये कह सकते हो, हियर द फर्म इज व्यूड एज ए बिजनेस फैमिली। यहां पे हम लोग फर्म को कैसे ट्रीट करते हैं, बिजनेस फैमिली या नेटवर्क की तरह ट्रीट करते हैं, नॉट जस्ट ए शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। यहां पे हम केवल इतना नहीं मान के चलते कि ये शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट है, बल्कि हम लोग आपके बिजनेस को, आपकी फर्म को एज ए बिजनेस फैमिली और बिजनेस नेटवर्क मान के चलते हैं। और यही एक वजह है जिसकी वजह से आप लोग इसको नेटवर्क मॉडल या रिलेशनशिप मॉडल के नाम से भी जानते हो। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, एक काफी इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है कि आपको बेसिक फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करना है कि इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, एग्जैक्टली इस मॉडल के पीछे फिलॉसफी, दर्शन क्या रहने वाला है। तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान देंगे ना, ये मॉडल स्ट्रांगली बिलीव करता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के बारे में मैंने बताया था। तो यहां पे आपका क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का मेन हमारा एजेंडा रहता है। दूसरा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स हमारा किसका है, म्यूचुअल ट्रस्ट का है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आप लोग म्यूचुअल ट्रस्ट की बात करेंगे, अमंग ये आपका डिफरेंट कंपनीज हो सकता है। ये ट्रस्ट किसके बीच में हो सकता है, कंपनीज के बीच में हो सकता है। ये ट्रस्ट आपका बैंक्स के बीच में हो सकता है। ये जो भरोसा है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एम्प्लॉयज के बीच में हो सकता है। एंड ये जो आपका भरोसा है, ये सप्लायर्स के बीच में हो सकता है। माने हमारा मेन एजेंडा ही यहाँ पे भरोसे पे जुड़ा रहेगा, भरोसे से जुड़ा रहेगा। दैट्स व्हाई हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग म्यूचुअल ट्रस्ट की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे कोऑपरेशन की बात होती है और यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूटी की बात होती है। बिजनेस कंटिन्यूटी क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी चर्चा किया ना, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग किसी चीज को रखना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो कंटिन्यू तो होना चाहिए ना। अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू ही नहीं रहेगा तो कैसा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी। दैट्स व्हाई आप लोग यहाँ पे कह सकते हो बेसिक फिलोसफी ऑफ द जापानीज मॉडल्स, यहाँ पे दिस मॉडल स्ट्रांगली बिलीव्ड इन द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, कोऑपरेशन, बिजनेस कंटिन्यूटी इंस्टेड ऑफ द मार्केट प्रेशर, रिलेशनशिप कंट्रोल मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है ना, आप सभी ने दो मॉडल पढ़े हैं, दोनों के अंदर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर होता है, इन्वेस्टर का प्रेशर होता है। लेकिन यहां पे जो रिलेशनशिप कंट्रोल मैनेजमेंट होता है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या स्टार पॉइंट मान के चल सकते हो। यहां पे जो कंट्रोल है मैनेजमेंट का वो कैसा होता है, वो आपका रिलेशनशिप बेस्ड रहता है। तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग यहाँ पे कह सकते हो ये आपका रिलेशनशिप कंट्रोल मैनेजमेंट होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। रिलेशनशिप कंट्रोल मैनेजमेंट होता है किसके अंदर, जापानीज मॉडल के अंदर। हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेकेंडरी एम होता है, पहला हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी एम रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आई होप की चीजें आपको क्लियर रही होंगी, इस मॉडल से जुड़ी हुई आपको एक क्लैरिटी मिला होगा जापानीज मॉडल के अंदर एग्जैक्टली क्या रहता है। अब हम बात करेंगे इसके ओनरशिप स्ट्रक्चर को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओनरशिप स्ट्रक्चर के अंदर भी हम लोग काफी अहम जानकारी पर चर्चा करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, आई थिंक ये जो एंग्लो अमेरिकन मॉडल नहीं है, ये मिस्टेक से आपका पीपीटी में गड़बड़ हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द जापानीज मॉडल। याद रखिएगा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जापानीज मॉडल की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आप लोग ओनरशिप की बात करते हो तो क्रॉस शेयर होल्डिंग अमंग द कंपनीज, ये हम बात कर चुके हैं, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज के बीच में हम लोगों ने रिलेशनशिप की बात की है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्रॉस शेयर होल्डिंग रहती है अलग अलग कंपनीज के बीच में, ठीक है। और आगे आप लोग क्या कह सकते हैं, बैंक होल्ड द लार्जर स्टेक, ये भी काफी अहम जानकारी है। यहां पर इस तरीके के मॉडल्स के अंदर जो जनरली बैंक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लार्ज स्टेक को होल्ड करके रखते हैं। और आगे आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे क्या रहता है, स्टेबल ओनरशिप रहता है। स्टेबल ओनरशिप का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भसड़ नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत ज्यादा आप लोग कह सकते हो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, या आप लोग कह सकते हो आपका डिस्पर्स एटमॉस्फेयर आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि चीजें आपकी कंसंट्रेटेड है। जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बैंक्स के पास मेजर स्टेक्स है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर नहीं है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे स्मॉल इन्वेस्टर नहीं है, यानी कि ओनरशिप डिस्पर्स नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से यहाँ पे जो ओनरशिप है कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड रहती है, और आप लोग क्या कह सकते हो, स्टेबल ओनरशिप रहती है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रिवेंट किया जाता है होस्टाइल टेक ओवर, ठीक है ना। यहाँ पे किससे प्रिवेंशन होता है, होस्टाइल टेक ओवर से प्रिवेंशन होता है। समझ में आया, तो बहुत बेसिक बातें हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो एक और अहम जानकारी है जो किससे जुड़ी हुई है, बोर्ड स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। बोर्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, मोस्टली इंटरनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे जापानीज मॉडल के अंदर जो भी बोर्ड स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखते हो, मेंबर ऑफ बोर्ड्स की बात करते हो, तो यहाँ पे इंटरनल एग्जीक्यूटिव ही आपके मेंबर मिलेंगे एंड वेरी फ्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मिलेंगे। यानी कि सारे डायरेक्टर्स कैसे रहेंगे, डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, इस बात को आपको अपने ख्याल में रखना है। और यहां पे आप लोगों को याद रखना है, एम्फसाइज होता है किसके ऊपर, सीनियरिटी के ऊपर। समझ में आया। और दूसरा किसके ऊपर होता है, लॉयलिटी के ऊपर। समझ में आया, सीनियरिटी और लॉयलिटी को एम्फसाइज किया जाता है इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर। दीज आर वेरी
वेरी बेसिक टर्म अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, मेमोराइज करेंगे तो बड़े प्यार से आप लोग न केवल आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बल्कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंपटीशन के अंदर जहां पे सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है, इससे जुड़े हुए सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं, उनको टैकल कर पाएंगे। समझ में आया? तो बहुत बेसिक बेसिक बातें मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में मैं प्रेजेंटेशन लेके आया हूं ताकि आप लोग चीजों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके और साथ साथ विजुअलाइज भी कर सके। तो इस बात को माय डियर फ्रेंड्स आपको बड़े प्यार से और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इन तमाम चीजों को कि चीजें किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होती हैं। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली बोर्ड फोकस ऑन, यानी कि ये जो आपका बोर्ड है वो किस पे फोकस करता है मैं बता चुका हूं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। बोर्ड आपका एम्प्लॉयज वेलफेयर के ऊपर फोकस करता है, ग्रुप इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करता है बोर्ड। समझ में आया? तो ये कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है कि एग्जैक्टली जब भी आप लोग बोर्ड फोकस की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एम्प्लॉयज वेलफेयर और ग्रुप इंटरेस्ट के ऊपर यहां पे फोकस किया जाता है। समझ में आया? आई होप की चीजें ले घर से आई होप की चीजें इतनी क्लैरिटी आपको मिली होगी यहां तक कि बोर्ड स्ट्रक्चर क्या रहता है, बोर्ड किसी किसी चीजों के ऊपर फोकस करता है और जो जापानीज मॉडल है, जापानीज मॉडल के अंदर ओनरशिप स्ट्रक्चर का क्या मामला रहता है। अब थोड़ा आगे अगर आप लोग बढ़ोगे तो ये काफी अहम पॉइंट रहने वाला है इंप्लॉय के रोल को लेकर के। इंप्लॉयज इंजॉय लाइफ टाइम इंप्लॉयमेंट, जिसको आप लोग ट्रेडिशनल इंप्लॉयमेंट बोलते हो, क्योंकि हम लोगों ने बताया हम लोग यहां पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी होता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। लॉयलिटी टू द कंपनी मैंने बताया भी था, सीनियरिटी और लॉयलिटी को यहां पे एम्फसाइज किया जाता है। तो आप लोग यहां पे क्या कह सकते हो अगर इस तरीके की चीजें, लॉयलिटी है, स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी है तो यहां पे हाई कमिटमेंट एंड द प्रोडक्टिविटी जर्नली आमूमन आपको इंप्लॉयज के बीच में देखने को मिलती है। समझ में आया? तो अभी तक के तीन जो हम लोगों ने मॉडल्स पढ़े हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, एक ऐसा मॉडल आया है जहां पे देयर इज ए हाई कमिटमेंट एंड द प्रोडक्टिविटी बिटवीन द एम्प्लॉयज, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? जापानीज मॉडल। समझ में आया? तो यहां पे उसका कारण है, क्या कारण है? लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी है और यहां पे लॉयलिटी है टुवर्ड्स द कंपनी। ठीक है? तो ये बेसिक बात है। अब कुछ लिमिटेशन की बात करते हैं। सर अच्छी अच्छी बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी सी लिमिटेशंस की बातें कर लेते हैं, डिसएडवांटेजेस की बातें कर लेते हैं। यहां पे ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है, पारदर्शिता नहीं होती है। बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी बहुत कम देखने को मिलेगी। वीक शेयर होल्डर्स पावर होती है, अलोंग विद लिमिटेड इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग होती है, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। यहां पे स्लो रिफॉर्म होता है और रिस्क ऑफ इनएफिशिएंसी होता है। क्लियर? तो कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, यहां पे हमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसको केवल एक बार रीड करके ना बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े अच्छे से माय डियर फ्रेंड समझ सकते हैं। ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट द जापानीज मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उम्मीद करता हूं ये वाला मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा यहां पर आकर के कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे ना तो हम इंडियन मॉडल को समझेंगे। पहले एक बार इंडियन मॉडल का मैं आपको ब्रीफ देने वाला हूं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, फिर हम आपके एंशिएंट और मॉडर्न जो आपका मॉडर्न मॉडल है उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे और इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 11 में से 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बहरहाल अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चर्चा कर रहे हैं। इसको हाइब्रिड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया ना इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग हाइब्रिड मॉडल के नाम से भी जानते हो। ठीक है? तो अच्छा सा लिख देता हूं ताकि आप तो अच्छे से नोट कर पाए। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको हाइब्रिड मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है? ये याद रख लीजिएगा। इंडियन मॉडल को कितने नाम से जाना जाता है? हाइब्रिड मॉडल के नाम से जाना जाता है। हालांकि आगे जाकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग मॉडर्न को भी, मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू को भी पढ़ोगे और सेकंड जो आपका क्या रहेगा, एंशिएंट वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी रहेगा। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा सा ख्याल में और अपने जहन में रखना। ठीक है? तो एक आपका मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, एक आपका एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। आई होप कि चीजें इतनी आपको क्लियर रही होंगी, यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी कि जो आपका इंडियन मॉडल है उसके अंदर आप लोग हाइब्रिड मॉडल के नाम से इसको जानते हो। और यहां पे हम लोग 2 पॉइंट ऑफ व्यू की बात करने वाले हैं। एक आपका मॉडर्न इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मॉडल रहेगा, एक आपका एंशिएंट जो आपका मॉडल है वो रहेगा। ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको क्योंकि ब्रीफ देने वाला हूं तो पहले हम लोग इसके मॉडल को थोड़ा सा ऊपर से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम आपके इसके एंशिएंट और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर भी चर्चा
करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो बड़ी ही आसान डेफिनेशन क्या होगी, बड़ी ही आसान डेफिनेशन ये होगी, इंडियन मॉडल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कॉल्ड द हाइब्रिड बिकॉज इट इज कंबाइन। किसको हाइब्रिड क्यों बोला जाता है? हाइब्रिड का मतलब जर्नली हम लोग कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां पर आप लोग एंग्लो सेक्शन शेयर होल्डर प्रोटेक्शन को भी आप लोग कंबाइन करके चलते हो स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेक होल्डर वेलफेयर अप्रोच के साथ। अब स्टेक होल्डर वेलफेयर अप्रोच का मतलब हम लोग जर्मन मॉडल की बात कर रहे हैं, पढ़ाया हुआ है ना मैंने, ये आपका कौन सा मॉडल है? जर्मन मॉडल है। एंड विद इंडियन फैमिली बिजनेस स्ट्रक्चर, काफी अहम जानकारी, ध्यान से समझिएगा। जो आपका एंग्लो और जर्मन मॉडल है, उन दोनों की अप्रोच को कंबाइन करके इंडियन जो फैमिली बिजनेस है उसके साथ कंबाइन कर दिया जाता है। दैट्स व्हाई इस मॉडल को आप लोग किस नाम से जानते हो? आप लोग इसको हाइब्रिड मॉडल के नाम से भी जानते हो। और याद रखिएगा, इस मॉडल का एम क्या रहता है? ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करना, पारदर्शिता को एंश्योर करना, अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करना और इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देना, इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन देना। समझ में आया? तो ये काफी अहम बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जो भी आपके इंडियन मॉडल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उनका मेन जो एजेंडा है, मेन जो आपका टारगेट है वो क्या है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड द जो आपका इन्वेस्टर है उसको प्रोटेक्शन देना। समझ में आया? तो मैं ओवरव्यू की बात कर रहा हूं, ना एंशिएंट की बात कर रहा हूं, ना मॉडर्न की बात कर रहा हूं, कलेक्टिवली मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे अगर आप लोग बेसिक फिलोसफी की बात करते हैं, अगर आप लोग दर्शन की बात करते हैं, तो इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोकस ऑन द प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर। काफी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। अभी तक हम लोगों ने मेजर स्टेक्स की बात की है, ये पहला मॉडल है जहां पर आप लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर के प्रोटेक्शन की बात करते हो। प्रमोट करना है एथिकल मैनेजमेंट, यू मस्ट रन योर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द एथिक्स, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन। नीति नियम सिद्धांत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। डोंट डू एनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन योर मैनेजमेंट, ये इसका मेन एजेंडा रहता है। क्लियर है? क्योंकि यहां पे हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, अष्टावक्र से हमारा ये काफी हद तक प्रभावित होता है। मॉडल तो आगे बात करेंगे, बहरहाल आप लोग ये समझ लीजिएगा, हम लोग किसको प्रमोट करते हैं इस मॉडल के अंदर? एथिकल मैनेजमेंट को प्रमोट करते हैं। यहां पे हम लोग एंश्योर करते हैं डिस्क्लोजर को, एंश्योर करते हैं कंप्लायंसेस को। ठीक है, एंड बैलेंसिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, हम लोग किसको साथ साथ बैलेंस करके चलते हैं? स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को भी यहां पे हम लोग क्या करके चलते हैं? बैलेंस करके चलते हैं। अब थोड़ा आगे अगर आप लोग चलोगे ना, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, प्रमोटर डोमिनेंस आपका ओनरशिप स्ट्रक्चर रहता है। मेन फीचर्स की अगर आप लोग बात करते हो तो ध्यान रखिएगा, जो कंपनीज है वो कंट्रोल की जाती है, किससे कंट्रोल की जाती है? प्रमोटर्स के द्वारा, या फिर आप लोग कह सकते हो फैमिली ग्रुप्स के द्वारा। समझ में आया? जो भी बिजनेस को प्रमोट करने वाले लोग हैं वो आपके यहां पे किसका रोल प्ले करते हैं? कंट्रोलर का रोल प्ले करते हैं। और जो भी फैमिली ग्रुप्स है वो भी यहां पे कंट्रोलर का रोल प्ले करते हैं। यहां पे याद रखिएगा, कंसंट्रेटेड ओनरशिप रहती है, डिस्पर्स्ड ओनरशिप नहीं होती है। यहां पे भी कंसंट्रेटेड ओनरशिप माय डियर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलती है। और याद रखिएगा, पब्लिक शेयर होल्डर्स आई माइनॉरिटी, यानी कि पब्लिक शेयर होल्डर किस में होते हैं? माइनॉरिटी के अंदर होते हैं। सो गवर्नेंस लॉ एम टू द प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द प्रमोटर पावर। ठीक है, तो यहां पे इसका एक मेन यूज ये भी रहता है कि आप लोग प्रिवेंट कर पाए किससे? मिसयूज ऑफ द प्रमोटर पावर। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आया? तो जब भी आप लोग ओनरशिप की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि ओनरशिप डिस्पर्स्ड है या कंसंट्रेटेड है। तो अगेन यहां पे आपकी ओनरशिप कैसी रहने वाली है? कंसंट्रेटेड रहने वाली है। ठीक है, अब एक और बात आपको थोड़ी अपने ख्याल में रख के चलनी है, दैट इज द बोर्ड स्ट्रक्चर। इसको जरूर पढ़िएगा। बोर्ड स्ट्रक्चर के अंदर आपको सिंगल टियर बोर्ड मिलेगा, किसके साथ? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो मैंडेटरी रहता है यहां पे। समझ में आया? यानी कि बोर्ड स्ट्रक्चर के अंदर आप सिंगल टियर बोर्ड की बात करते हैं विद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो आपका क्या रहता है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपका मैंडेटरी रहता है, फिक्स रहता है, जरूरी रहता है, इसके बिना चीजें आगे प्रोसीड नहीं कर सकती हैं। इस बात को आपको अपने ख्याल में रखना है। अगर आप लोग की कमेटी की बात करते हो तो याद रखिएगा, ऑडिट कमेटी आपकी रहती है, उसके बाद नॉमिनेशन एंड द रेमोरेशन कमेटी रहती है। इसके अलावा आप लोग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की भी यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। सिर्फ एक बार पढ़िएगा और एग्जाम के अंदर
अंदर बड़े प्यार से आप लोग लिख के आ सकते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये काफी जरूरी है मेरे लिहाज से। दिस इज अ स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन। इंडियन मॉडल रिकॉग्नाइज करता है शेयर होल्डर को, इंप्लॉयज को, क्रेडिटर्स को, सोसाइटी को और गवर्नमेंट को। ऑल आर इंपोर्टेंट फॉर द सस्टेनेबल बिजनेस। ये काफी अहम बात इसने कही है। अभी तक तुमने किसी केस में स्टेक होल्डर्स की चर्चा देखी, किसी में आपको शेयर होल्डर की चर्चा मिली, कहीं पे सोसाइटी वेलफेयर की बात हुई, कहीं पे कलेक्टिवली बात नहीं हुई है। लेकिन इंडियन मॉडल के अंदर आपको ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर, इंप्लॉयज, क्रेडिटर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, हर एक किसी को इक्वली ट्रीटमेंट माना जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है कि ये समान जो लोग हैं ना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लंबे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनका होना जरूरी है। इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इनकी हर एक नीड्स को फुलफिल करना जरूरी है। ये इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल कहते हैं। और अगर आप लोग लिमिटेशन की बात करते हैं तो कुछ लिमिटेशन है, पढ़ लीजिएगा। यहां पे प्रमोटर्स की डोमिनेंसी होती है, ठीक है ना। यहां पे कंप्लायंसेस का बर्डन होता है, लीगल कंप्लायंसेस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। लीगल का मतलब यहां पे हिंदुस्तान के अंदर कानूनी जो दाव पेच है ना, वो ज्यादा पेचीदा रहते हैं। आगे आप लोग कहेंगे समटाइम्स वीक एनफोर्समेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लिमिटेड पावर। जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनके पास क्या होती है, लिमिटेड पावर होती है, ठीक है। तो ये तो माय डियर फ्रेंड्स आपका एक्सट्रैक्ट हो गया है आपके इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल का, ठीक है। तो ये चारों मॉडल आपने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार फटाफट से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हम लोगों ने माय डियर फ्रेंड्स 4 मॉडल पढ़े हैं, जहां पे आप लोगों ने सबसे पहला मॉडल क्या पढ़ा है, अगर आप सभी को याद हो पिछली क्लास के अंदर अभी अभी भी मैंने बताया था सर, हमने पढ़ा है आपका एंग्लो सेक्शन मॉडल, जिसको आप लोग एंग्लो अमेरिकन मॉडल के नाम से भी जानते हो। दूसरा आप लोगों ने जर्मन मॉडल को पढ़ा है, ठीक है। आप लोग इसको किस नाम से जानते हो, इसको स्टेक होल्डर, ठीक है ना, स्टेक होल्डर मॉडल के नाम से भी जानते हो, ठीक है। वो ऊपरला शेयर होल्डर था, ये स्टेक होल्डर मॉडल था। तीसरा आप लोगों ने जापानीज मॉडल को पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपने क्या पढ़ा है, जापानीज मॉडल को पढ़ा है। चौथा आप लोगों ने क्या पढ़ा है, इंडियन मॉडल को पढ़ा है, ठीक है। तो 4 मॉडल है जहां पे बेसिक जानकारी है, कोई डिफिकल्ट चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, केवल एक बार गो थ्रो कर लेंगे प्रेजेंटेशन से। ये आपका जो आपका सेशन है, 2 क्लासेज हैं, इनको लगा लेंगे तो आप लोग बड़े प्यार से इस सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी कर सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं तो आप लोग बड़े प्यार से इसको समझ सकते हैं। अब थोड़ा गहराई में जाकर के ना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ बातों को एक्सटेंड करते हैं। अगर आप लोग बात करते हैं इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो याद रखिएगा जो आपका इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, वो यूनिक है बिकॉज यहाँ पे जो बिल्ट है वो किस पे होता है, एंशिएंट एथिकल प्रिंसिपल के ऊपर माने। एंड आगे अगर आप देखेंगे मॉडर्न लीगल एंड रेगुलेटरी सिस्टम होता है। जो आप यहाँ पे देखेंगे, जो आप लोगों ने किसकी बात की है, एंशिएंट एथिकल प्रिंसिपल की बात की है, तो ये जो एंशिएंट मॉडल बन जाता है। यहाँ पे आप लोग एंशिएंट युग की बात करने वाले हो, और यहाँ पे क्योंकि आप लोग मॉडर्न टर्म्स का यूज कर रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, आपका मॉडर्न मॉडल बन जाएगा। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री वेयर द गवर्नेंस एग्जिस्टिंग 1000 ऑफ द ईयर एगो। ये पहली कंट्री है, उन कंट्रियों में से है, पहली नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान उन देशों में से है जहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा गवर्नेंस हजारों सालों पहले एग्जिस्ट करता था। और ये जो आपका अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस अब लीगल फॉर्म में अब हुआ है, ये प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया के अंदर। और जैसा कि मैंने बताया, एक आपका एंशिएंट इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहने वाला है। और माय डियर फ्रेंड्स, एक आपका दूसरा क्या रहेगा, दूसरा आपका रहेगा सेकंड पार्ट, जिसको आप लोग मॉडर्न इंडियन मॉडल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से जानते हो। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो आपका एंशिएंट मॉडल है ना, वो कहीं ना कहीं वैल्यू बेस्ड सिस्टम पे काम करता है। यानी कि यहाँ पे किसकी प्रायोरिटी है, यहाँ पे आप लोग वैल्यू बेस्ड सिस्टम आपको इसको बोल सकते हो। यानी आप लोग क्या कहोगे, ये आपका वैल्यू बेस्ड सिस्टम होता है। प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे ये एथिकल गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप लोग कहेंगे एंशिएंट इंडियन गवर्नेंस फोकस्ड ऑन, किसके ऊपर फोकस करता है, ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब धर्म जिसको कहते हैं ना, यानी कि आपने संस्कृत में एक लाइन भी पढ़ा होगा, धार्यति इति धर्म, यानी कि एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। धार्यति इति धर्म का मतलब क्या होता है, जो आपने धारण किया है वही धर्म होता है। जो आपका ड्यूटी है वो क्या होता है, आपका धर्म होता है, ठीक है ना कि हिंदू मुस्लिम ये जो चीजें हैं ना, ये एक अलग एस्पेक्ट में आती है। आपको ध्यान रखना, ये जो धर्म है इसका मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब ड्यूटी होता है। ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, अकाउंटेबिलिटी की, वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात होती है। और ये सारी बातें बहुत पहले आप लोग याद रखिएगा अर्थशास्त्र के अंदर लिखी गई थी। इसको किसने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था। याद आप सभी को, अर्थशास्त्र के अंदर आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल, इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल का जो एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहां से उठाया गया है, अर्थशास्त्र के अंदर से उठाया गया है, जिसको किसने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था।
अब कुछ पॉइंट है, कुछ प्रिंसिपल है जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और उनके मीनिंग को भी मेंशन किया गया है, ये आपको याद रखना है। धर्म की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है एथिकल लीडरशिप, ड्यूटी की बात हो रही है, जो भी आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं ना वो एथिकली होनी चाहिए। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी की अगर आप लोग बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूरल, ठीक है ना, ये अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूरल होती है। और अगर आप लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो ओपन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। वेलफेयर की अगर आप लोग बात करते हैं, स्टेक होल्डर फोकस होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मेन जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है वो कहां से लिया गया है, आपका अर्थशास्त्र से लिया गया है, जिसको चाणक्य ने लिखा था। लेकिन ये जो आपका एंशिएंट एथिकल प्रिंसिपल हो गए, तो इसके अलावा मॉडर्न लीगल और रेगुलेटरी सिस्टम भी हिंदुस्तान के अंदर अब काम करता है। ये लॉ बेस्ड रहता है अलोंग विद रेगुलेटरी मॉडल होता है, ठीक है। द मॉडर्न इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम डेवलप आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसको कब डेवलप किया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इसका डेवलपमेंट हुआ। एंड द कॉर्पोरेट फेलियर टू एंश्योर, याद रखिएगा, कॉर्पोरेट फेलियर और इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद आपका सेकंड जो पार्ट है मॉडर्न इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एग्जिस्टेंस में आया, जहां पर इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देना, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल मैनेजमेंट, ये सारी बातें शामिल है। दैट्स व्हाई इसको किस नाम से जाना जाता है, हाइब्रिड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, की फीचर से पढ़ लीजिएगा, जैसे प्रमोटर, डोमिनेंट ओनरशिप होता है, बोर्ड स्ट्रक्चर, कमिटी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क का अगर आप लोग बात करते हैं, हाईली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पढ़ लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। सेम प्रिंसिपल्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो ओनरशिप का मतलब क्या होता है, प्रमोटर कंट्रोल होता है ओनरशिप। बोर्ड की बात करते हो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोर्ड के मेंबर होते हैं। लॉ की बात करते हो तो स्ट्रॉन्ग कंप्लायंसेस होते हैं। डिस्क्लोजर की बात करते हो तो हाईली ट्रांसपेरेंसी आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। कुछ बेसिक बातें हैं जिनको पढ़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं बेसिक बात मतलब वो तो ऑब्वियस है कि कुछ कुछ डिस्कशन हमें क्लास के अंदर करना होगा, बाकी तो आपको सेल्फ स्टडी ही करना होगा। जितना मेरे से पॉसिबल हो पा रहा है उतनी चीजें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। रेस्टली डिपेंडिंग अपॉन योर एफर्ट्स एंड आप लोग कितना हार्ड वर्क करते हो और कितना कंसिस्टेंट इंटेंस हार्ड वर्क करते हो, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हाँ, जो लास्ट स्लाइड रहेगा ना, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी, इंपॉर्टेंट और अहम रहने वाला है। कंपैरिजन करके जाइएगा एंशिएंट मॉडल के अंदर और आपका मॉडर्न मॉडल के अंदर। कुछ बेसिक पैरामीटर है जिनके बिहाफ पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। नेचर की बात करते हैं, नेचर के अंदर एंशिएंट मॉडल एथिक्स, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करता है, यहाँ पे लीगलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग कंट्रोल की बात करते हैं तो मोरल ड्यूटी होता है कंट्रोल करना, यहाँ पे रेगुलेशन होता है, रूल एंड रेगुलेशन होता है, ठीक है। फोकस की अगर आप लोग बात करते हो तो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर फोकस होता है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अलोंग विद द इन्वेस्टर के ऊपर फोकस होता है। और अगर आप लोग मॉनिटरिंग की बात करते हो तो यहाँ पे किंग एंड द एथिक्स, ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हो बोर्ड्स एंड रेगुलेटर्स की आप लोग बात करते हो, ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, धर्मा हो गया और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो बेसिक बातें हैं जिनको एक बार पढ़ लीजिएगा और आपका ये चैप्टर है क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग 10 ईयर के क्वेश्चंस भी उठा करके देखेंगे, क्योंकि पहले ये सब्जेक्ट है आपका एक डिफरेंट सब्जेक्ट के नाम से पढ़ाया जाता था, फिर इसको सेपरेट करके ना आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड कर दिया गया। तो आप देखेंगे इसका जो भी सेक्शन है उसके अंदर अगर आप लोग पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स को उठाएंगे तो आप लोग पाएंगे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो हमने अपनी क्लास के अंदर कवर नहीं किया है। सारी चीजों को मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में एक पैटर्न के साथ पढ़ाया है और मेरी कोशिश रही है माय डियर फ्रेंड्स कि मैं आपको सारी चीजें बड़े ही आसान ढंग से जल्दी कम समय के अंदर आपको समझा पाऊं, और उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में भी आई होंगी, आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ले में तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।